नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं केतु और चंद्रमा से बनने वाली योग के बारे में। जब केतु और चंद्रमा हमारी जन्म कुंडली में एक ही भाव में दोनों साथ में आ जाते हैं तो ये ग्रहण दोष बन जाता है, ग्रहण योग बन जाता है। तो इन दोनों की जो युति है वो किस तरह से फलित की जाए, क्योंकि कई बार हम अपनी जन्म कुंडली किसी ज्योतिषाचार्य को दिखाते हैं या यूट्यूब पे उससे संबंधित हम वीडियोस देखते हैं तो इसके बारे में कई अशुभ परिणाम बताए जाते हैं और उन सब परिणामों को लेके हम जो है वो आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि क्या हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे ये युति बन गई। तो हम उसकी शांति कराने के लिए अलग अलग तरह से पैसे खर्च करते हैं। तो आपको यहाँ पे सिर्फ पहले इसको फलादेश करना है, क्योंकि कई बार हम शांतियाँ कराते हैं तो लाभ मिल जाता है क्योंकि हम सही जगह पे जा रहे होते हैं। कई बार हम शांतियाँ कराते रहते हैं फिर भी लाभ नहीं होता क्योंकि हम गलत आकलन कर लेते हैं। ये योग जो है वो योग ही है या फिर दोष है, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो ये जो मैंने जन्म कुंडली ली है इसके ये चौथे घर में बनी है, आपके किसी भी भाव में बन सकती है। तो आप उस भाव से संबंधित परिणामों को देखिए। जैसे यहाँ पे चौथे घर में बनी है तो चौथे घर के अंदर जो है आप ये देखिए कि भाई ये एजुकेशन का भाव है, माता का भाव है, आपकी मातृभूमि का, घर का, प्रॉपर्टी का भाव है। और अगर आपके जैसे 10वें घर में बनती है तो कर्म का भाव है, आपके पिता से संबंधित सुखों का भाव है, आपके प्रमोशन का है, आपका जो है वो वर्क में, काम में स्टेटस मिलने का है। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों पे ये ग्रहण लग जाता है। जैसे सप्तम भाव में बनेगी तो विवाह से संबंधित, व्यापार से संबंधित परेशानियां आ जाएगी। अब इस जातक की जन्म कुंडली में देखेंगे तो केतु और चंद्रमा दोनों के दोनों एक साथ आ गए, तो ये सिर्फ अभी युति बनी है। अब इस युति को हम कैसे आकलन में लेंगे, क्योंकि जातक के साथ जीवन में कुछ न कुछ अशुभ घटनाएं होंगी ही, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब अशुभ घटनाएं होती है तो जातक ज्योतिषाचार्य के पास जाता है तो पूरा का पूरा जो ठीकरा है वो इस ग्रहण दोष के ऊपर डाल दिया जाता है। ऐसा नहीं है, आप कुंडली में फलित करें। तो इसको फलित करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि ग्रह जो हैं वो किन किन डिग्रियों पे बैठे हैं। जैसे चंद्रमा को आपने देखा, सबसे पहले ये देखिए कि चंद्रमा किस डिग्री पे है। तो धनु राशि के अंदर चंद्रमा, धनु राशि में 3 नक्षत्र चलते हैं। धनु एक अग्नि तत्व राशि है तो इसमें केतु, शुक्र और सूर्य तीनों के नक्षत्र चलेंगे। तो चंद्रमा यहाँ पे आप देखोगे तो 16 डिग्री और 42 मिनट का पूर्व 60 नक्षत्र में है। इसका तात्पर्य है शुक्र का नक्षत्र है ये। तो शुक्र का नक्षत्र है, शुक्र जन्म कुंडली में कैसा है वो डिपेंड करेगा इस योग और दोष की युति को मजबूत या फिर कमजोर या फिर बुरा बनाने के लिए। शुक्र जन्म कुंडली में भाग्य का मालिक है, धन का मालिक है, दोनों ही योग कारक भाव है। और जन्म कुंडली में सप्तम घर में उच्च जगह हो रहा है, यानी कि पत्नी आने के बाद जातक का लाभ और भाग्य उदय हो जाएगा। तो इसका तात्पर्य हो रहा है कि ये तो बहुत बढ़िया योग है। तो चंद्रमा यहाँ पे तो शुभ हो गया। इसको नवमांश में देखेंगे तो बुध की राशि में है, तो इसका नवमांशपति छठे घर में बैठा है और सूर्य के साथ है, बुध आदित्य योग है और आपका छठे घर में है। तो जब लग्ने छठे घर में आ जाए और सूर्य, शनि और गुरु जैसे ग्रह अगर छठे घर में आए, जातक को सरकारी नौकरी संबंधित लाभ होने के योग बन जाते हैं, चाहे वो कौन सी भी राशि में हो। वो भी एक अलग चीज है, उसको भी अपन फलादेश कर सकते हैं। परंतु यहाँ पे चंद्रमा अपने नवमांशपति के द्वारा, अपने नक्षत्र के द्वारा और राशि स्वामी के द्वारा भी मजबूत है, क्योंकि चंद्रमा का जो राशि स्वामी गुरु है वो कहीं ना कहीं आपका तीसरे घर के अंदर बढ़िया योग कारक और मजबूत बैठा है। तो आपको यहाँ पे लाभ है। अब ये देख लिया कि हमने चंद्रमा तो मजबूत है, तो चंद्रमा अशुभ कैसे करेगा। अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा केतु महाराज को। तो केतु यहाँ पे जो है वो धनु राशि के अंदर बैठे हैं 7 डिग्री में। तो 7 डिग्री में जो है वो नक्षत्र चलता है मूला। 13 डिग्री और 20 मिनट तक एक नक्षत्र चलेगा मूला, उसके बाद 13 डिग्री और 20 मिनट तक, यानी कि आगे से 13 यानी 13 डिग्री 20 मिनट से लेके और 26 डिग्री कुछ मिनट तक आपका जो है वो चलेगा आपका शुक्र का। तो यहाँ पे केतु का नक्षत्र है मूला और मूला नक्षत्र के अंदर बैठा, तो केतु अपने ही नक्षत्र में बैठा। इसका मतलब क्या, केतु जो परिणाम देगा वो अपने देगा। तो सबसे पहले तो अपने देगा, यानी कि चतुर्थ घर में बैठा है। तो चतुर्थ घर के लिए केतु शुभ नहीं होता है, क्योंकि ये मातृभूमि का घर है। केतु जहाँ पे बैठता है वहां पे कुछ न कुछ दरार या तकरार डाल देता है, तो ये एक माइनस पॉइंट होता है। केतु यहाँ पे नवमांश में देखोगे तो मिथुन राशि में केतु नीच का हो जाता है, तो यानी कि केतु अशुभ है। अब दोनों का अगर डिग्री का अंतराल देखेंगे तो एक मूला नक्षत्र में है, एक शुक्र के नक्षत्र में है। तो इसका मतलब क्या रहा है कि दोनों का नक्षत्र स्वामी अलग है, दोनों के एजेंट अलग है, दोनों की कंपनियों के ब्रांड अलग हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं ये सिर्फ एक युति है, दोष नहीं है, ना ही ये एक कोई योग है। योग होता तो लाभ होता। यहाँ पे चंद्रमा अच्छा परिणाम दे रहा है, कोई बुरा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक युति है। इसलिए इस जन्म कुंडली में इससे भयभीत होने की जरूरत नहीं। हाँ,
अगर ये दोष बनता तो किस तरह के अशुभ परिणाम होते। अगर ये दोष बनता जातक की सबसे पहले क्या होता कि माता को बहुत पीड़ाएं होती, जातक के जन्म लेने के बाद माता को उसके पारिवारिक जीवन में परेशानी होना, पिता का जो है वो यानी माता पिता को दोनों को प्रॉपर्टी संबंधित विवाद होता है, क्योंकि जातक के प्रॉपर्टी के अंदर चतुर्थ घर के अंदर उसको विवाद लिखा हुआ है तो पिता को विवाद हो सकता है। और कहीं ना कहीं जातक के कोई पिता के पास व्यापार था वो नुकसान हो जाए, और जातक की शिक्षा जो है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाए। तो इस तरह के बहुत सारे अशुभ परिणाम यहाँ पे आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रॉपर्टी का विनाश हो जाता है, प्रॉपर्टी जो बिक जाती है और उसकी शिक्षा खराब हो जाती है, प्राइमरी शिक्षा वो खराब हो जाती है, जब तक गुणवान होके भी लोगों को मूर्ख लगता है। तो इस तरह की अशुभ घटनाएं यहाँ पे होती है। और विवाह से संबंधित भी अशुभ परिणाम मिलते हैं। बीमार हो जाता है तो जल्दी से दवाई नहीं लगती, क्योंकि चतुर्थ घर बहुत ही सेंसिटिव भाव है, ये सुख स्थान है। यहाँ पे अगर कोई दोष बनता है तो हमारे सारे सुखों को खा जाता है, चाहे वो शरीर से हो, विवाह से संबंधित हो, नौकरी काम धंधे सबसे संबंधित हो। तो यहाँ पे ये दोष बहुत बुरा है, तो इसकी शांति करानी जरूरी है। लेकिन अगर ये दोष बना ही नहीं है तो फिर आप अगर शांति करा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो कि अपने योग कारक ग्रह, जैसे इस जन्म कुंडली में लाभ का मालिक चंद्रमा है, तो इस शांति से इस चंद्रमा को शांत कर देंगे तो फिर हमें चंद्रमा जो रिजल्ट देना है, जो लाभ का रिजल्ट देना है वो दे ही नहीं पाएगा। इसलिए इसे सोच समझ के शांति कराई जाए। इसमें किसकी शांति होगी वो देखा जाए। इसके बाद देखिए कि दोनों के ऊपर कोई शुभ ग्रह या अशुभ ग्रह की दृष्टि तो नहीं है। तो शनि यहाँ पे जन्म कुंडली के अंदर उच्च का हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। जन्म कुंडली का पंचमेश यानी कि जो गुणवत्ता और जो बुद्धिमानी का जो ग्रह है वो पंचमेश शनि उच्च का हो रहा है, वो अपनी तीसरी दृष्टि से केतु और चंद्रमा को देख रहा है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि चंद्रमा को देख रहा है तो शुभ है शनि, तो अपनी दृष्टि से देखेगा तो शुभ लाभ रिजल्ट देगा। लेकिन केतु को देख रहा है तो दोनों ही नरसिकी का शुभ ग्रह, केतु को भी शुभ करने की कोशिश करेगा। तो क्या करेगा कि केतु जो है वो शिक्षा में प्रॉब्लम तो दे देंगे अशुभ होने के कारण, लेकिन शनि कहीं ना कहीं से बचा देगा, शनि कहीं ना कहीं से लाभ दे देगा। जैसे ही जातक की जन्म कुंडली में अगर देखते हैं तो ये दोष अगर बनता तो जातक का वैवाहिक जीवन खराब हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे पहले तो गुरु अपने ही घर को देखता है। मंगल यहाँ पे जो है वो गुरु की राशि में है, गुरु यहाँ पे जो है मंगल की राशि में, तो ये एक राशि परिवर्तन हो गया। शुक्र यहाँ पे उच्च का हो गया। अब इस शुक्र का नवमांशपति देखोगे तो मकर है, यानी कि शनि है, शनि यहाँ पे उच्च का है, यहाँ पे अपने ही स्वराशि में बैठा है, तो बहुत ही अच्छा हो गया। इसका मतलब है इसका वैवाहिक जीवन खराब नहीं है, बहुत अच्छा है। तो इसका कारण ये होता है कि जातक को यहाँ पे प्लस पॉइंट मिलेंगे, लाभ मिलेगा। यानी कि जातक के लिए जो अशुभ घटनाएं हुई है जीवन में जो भी, वो कहीं ना कहीं कारण है सिर्फ और सिर्फ इस केतु का, और कोई कारण नहीं है जो नवमांश में गड़बड़ हो रहा है। अब अगर आप जन्म कुंडली में और एनालिसिस करते हो तो देखते हो केतु यहाँ पे बैठा है तो जातक की प्राइमरी एजुकेशन में दिक्कत आएगी। जातक को जो है वो शुरू के अंदर जो शिक्षा है उसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होनी पड़ सकती है, उसमें 4-5 साल का 3 साल का गैप लग सकता है, या किसी क्लास में फेल होने के बाद पढ़ाई छोड़ने जैसी मन में आ सकती है। दूसरा नुकसान होगा तो क्या हो सकता है कि व्यापार, यानी कि गुरु जो है वो जन्म कुंडली में राहु और बुध के साथ जा रहे हैं, और आप अगर स्ट्रेंथ के अंदर देखोगे तो बुध जो है यानी व्यापार का कारक बुध है, तो विवाह का कारक नरसिकी ग्रहों को देखना बहुत जरूरी है। जैसे विवाह का नरसिकी ग्रह शुक्र है तो बहुत अच्छा हो रहा है, और अगर हमें व्यापार का नरसिकी ग्रह और कर्म का मालिक बुध जो है वो यहाँ पे नवे घर में यानी कि नवमांश कुंडली में बुध और राहु के साथ है, तो इसका तात्पर्य होता है बुध यहाँ पे कमजोर भी है, तो इसका तात्पर्य है कि जब तक को व्यापार में नुकसान है, नौकरी में लाभ है, क्योंकि शुक्र जो है यहाँ पे व्यापार का मालिक नवमांश में छठे घर में आ रहा है, शनि के साथ आ रहा है, शनि मजबूत, यहाँ पे सूर्य बुध का बुध तृतीय योग मजबूत। तो जातक क्या कर सकता है यहाँ पे व्यापार नहीं कर सकता, अगर व्यापार की कोशिश करेगा तब गड़बड़ होगी। विवाहिक जीवन बहुत अच्छा है, यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी व्यापार में। तो जातक को यहाँ पे हम कह सकते हैं या कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि केतु चंद्रमा ग्रहण दोष है, इसके कारण हो रहा है। यहाँ पे ये इसके कारण नहीं है, ये जन्म कुंडली में केतु की जो पोजीशन है उसके कारण हो रहा है। व्यापार का मालिक जो गुरु यहाँ पे अपनी स्वराशि का जा रहा है, लेकिन बुध और राहु के साथ है, तो यहाँ पे पीड़ाएं हो रही है। क्योंकि यहाँ पे अगर केतु नीच का हुआ है तो जाहिर सी बात है कि बुध राहु भी नीच का होगा, तो राहु पंचम घर में नीच का होता है, तो पांचवा घर क्या होता है, पांचवा घर व्यापार की मृत्यु है। इस प्रकार हमें नुकसान के योग बन जाता है। तो इसलिए आप इस चीज को इस तरह से देख सकते हो। तो आप अपनी जन्म कुंडली में फलित करें कि भाई हमारी जन्म कुंडली में जो योग या दोष बन रहा है वो किस तरह से फलादेश करें, और फलादेश से संबंधित, नवमांश से संबंधित, दसमांश से संबंधित और ज्योतिष में जितने भी महत्वपूर्ण विषय हैं उन सब के ऊपर हमारे इस YouTube चैनल पे आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिलेंगे, तो आप उन सब का लाभ लें। तो धन्यवाद दोस्तों।